बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम भारत ही नहीं बल्कि संसार भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। दूर दराज से आए लोग यहाँ पर दान पात्र में अपने श्रद्धानुसार दान देते हैं और वो इसलिए देते हैं कि ताकि इन धामों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को और अच्छा किया जा सके। लेकिन यहाँ जो भी पैसा आ रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा मंदिर समिति और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने नेताओं के रिश्तेदारों के लिए या उनके खास चहेतों पर दोनों हाथों से लुटा रही है। और यह बात आई है सामने आरटीआई से। जी हां, आप इसको देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि कैसे नेता लोग अपने खास चहेतों के लिए मंदिर समिति का जो पैसा दान के लिए आया है उसको लुटा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वे गरीब लोग हैं, वे संपन्न लोग हैं। उनके लिए बहुत छोटी चीज है इतना खर्च करना अपनी कमाई से, लेकिन आस्था के धर्म स्थलों के लिए जो दान आ रहा है उसमें भी उनका मन डोल जा रहा है। जबकि जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए एक भी जगह आपको कहीं भंडारा नहीं दिखेगा। चलिए इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा, भारत की राजधानी नई दिल्ली से, और आपका स्वागत है मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। ऐसे एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जिसे बद्री केदारनाथ समिति यानी BKTC को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह पूरा मामला जो सामने आया है वह आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने को जो आरटीआई से जानकारी मिली वो सामने आई है। ये पूरे उत्तराखंड में सर्कुलेट हो रही है। उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के बाहर भी। मुझे भी किसी ने इसी तरीके से भेजा। जब मैंने इसको देखा तो मैं चौंक गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। आरटीआई से मिली इस सूचना को यदि आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। किस तरीके से मंदिर समिति श्रद्धालुओं के दान से मिले पैसे को सरकार और उनके चहेतों, मंत्रियों, नेताओं, उनके बच्चों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि की बिलछड़े उड़ाने पर खर्च कर रही है। सबसे पहले बात आती है उत्तराखंड सरकार के मंत्री यानी धामी सरकार के मंत्री गणेश जोशी की। ये गणेश जोशी वही हैं जो कि हरीश रावत सरकार के समय एक घोड़ा कांड में चर्चा में आए थे। उस समय ये प्रदर्शन करते हुए इन पे आरोप लगा था कि इन्होंने घोड़े के पांव पे एक डंडे से मारा था, इससे घोड़ा बिदक गया और उसकी टांग टूट गई थी और बाद में घोड़ा मर गया था। एक बड़ा कांड उछला था। उनकी बेटी है नेहा जोशी। वो पिछले साल यानी 2025 में केदारनाथ धाम गई थी और वहाँ 30 अप्रैल व 1 मई को रही थी। यानी 2 दिन के आवास पर इनके भोजन आदि रहने पर मंदिर समिति ने 60,000 रुपए का बिल जमा किया था। यानी ये पैसे जो मंत्री को खुद दिलाने चाहिए थे अपने बेटी के लिए, वो इन्होंने खर्च किए थे। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर नेताओं के पुत्रों के लिए मंदिर समिति क्यों खर्च करे। एक और है केदारनाथ की विधायक आशा नोटियाल। उनके लिए भी मंदिर समिति ने 37,500 का बिल चुकाया। एक और कोई सज्जन है पंकज मोदी, इनके रहने आदि पर भी 22,000 रुपए का बिल चुका गया। एक जो बिल है उसमें लिखा गया है RSS नेता प्रकाश व निरंजन, और इनके लिए भी 20,000 रुपए का बिल मंदिर समिति ने चुकाया। रुद्रप्रयाग के भाजपा जिला अध्यक्ष हैं भारत भूषण भट्ट एवं अन्य कार्यकर्ताओं के लिए 24,000 रुपए का बिल मंदिर समिति ने चुकाया। मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी और उनके निजी सहायक अजय श्रीवास्तव के लिए भी 23,000 रुपए का बिल मंदिर समिति ने चुकाया। अब हेमंत द्विवेदी के लिए बात बता देते हैं कि वे अभी मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, जो कि कभी मुख्यमंत्री रहते हुए रमेश पोखरियाल निशंक के बहुत करीबी थे और उस समय एक बीज घोटाला हुआ था और इसमें उन पर आरोप लगाया गया था। यानी हेमंत द्विवेदी इसमें आरोपी बनाए गए थे। बाद में विजय बहुगुणा की सरकार में इस मामले की जांच भी हुई थी। प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज। उनके भी कई लोगों को अतिथि दिखाकर मंदिर समिति ने उनका खर्चा उठाया था। यही नहीं, हेमंत द्विवेदी या अन्य जो पदाधिकारी हैं मंदिर समिति के, उनके अतिथियों के तौर पर भी
मंदिर समिति ने लाखों के बिल चुकाए हैं। यह सब आरटीआई के सामने है और आप इनको बिलों को देख भी सकते हैं। बात यहीं तक नहीं है, कई अतिथियों के तो हेलीकॉप्टर के बिल भी मंदिर समिति ने चुकाए हैं। हेलीकॉप्टर सेवा में जो खर्च होता है, यानी जो टिकट का है, वो हजारों में होता है और इस तरीके से यदि पूरी राशि को देखें तो यह लाखों में बनती है। आप ये तमाम बिल आपको दिख सकते हैं, आप खुद भी इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर समिति सरकार और उसके जुड़े संगठनों के नेताओं या नेताओं के बच्चों या उनके परिचितों के नाम पर श्रद्धालुओं से मिले दान दक्षिणा के पैसे को किस तरीके से लुटाने में लगी है। जबकि श्रद्धालु यह पैसा इसलिए नहीं देते कि ये नेताओं पर इसको खर्च किया जाए, यह चारधाम यात्रा में सुधार के लिए यानी उसकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए वे दान देते हैं। भगवान के शरण में, उनके चरणों में पैसा या धन जो भी है वो दान अर्पित करते हैं। मंदिर समिति में जरा इनके जो जमीन वगैरह है उनके बारे में बता दो, यानी उत्तराखंड से बाहर, क्योंकि किसी समय पे राजा रजवाड़े भी इनको दे देते थे। जब आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद जब रियासतें थी, उसके बाद देश आज़ाद हुआ, उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश में काफी समय बाद मंदिर समिति बनी, तो ये सब मंदिर समिति के अंडर में आ गई, तो राज्य उत्तराखंड अलग बन गया। अब इसमें देखिए कि एक लखनऊ है, वहां पर भी अमीनाबाद क्षेत्र है, वहां पर लगभग 11,000 वर्ग फीट है और ये व्यावसायिक भूमि है। और इसके अलावा मौजा केशवपुर में 5 बीघा आम का बाग और छोटा बाजार गायगंज में भी भूमि है। इसी तरह बनारसी काशी में भी मंदिर समिति का धर्मशाला और भवन है। इसके अलावा महाराष्ट्र मुंबई में भी कुछ दान है और कुछ जमीनें मंदिर समिति के तहत आती हैं। दिल्ली व अन्य राज्यों में भी इस तरह की कह रहे हैं कि छोटी छोटी समिति, ये जो मैंने निकाला है इसमें आई है। अब एक और है कि मंदिर समिति जो है वो 7 संस्कृत विद्यालय चलाती है और इसमें ये उत्तराखंड में खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र में है। इसके अलावा जो निःशुल्क हॉस्टल होता है, भोजन, छात्रवृत्ति वगैरह, ये भी समिति कराती है। एक आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट कॉलेज भी है, गुप्त काशी विद्यापीठ है। इसके अलावा कुल देखा जाए तो मंदिर समिति के 45 जो मंदिर इनके अधीनस्थ हैं वो हैं, और इन सभी मंदिर जैसे तुंगनाथ है, माता मूर्ति मंदिर है, भविष्य बद्री, नरसिंह मंदिर, जोशीमठ, कई है, इनका प्रबंधन मंदिर समिति देखती है। इसके अलावा 20 से अधिक धर्मशाला और विश्राम गृह, ये ऋषिकेश है, हरिद्वार है, जोशीमठ, गुप्त काशी, सोन प्रयाग, चमोली, बद्री, इसमें बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, 20 से अधिक धर्मशालाएं बड़ी हैं, आधुनिक गेस्ट हाउस, ये सब समिति करती है। अब सवाल यह है कि जो पैसा आता है, वो जो पैसा आता है, कि आपने देखा हो कि साउथ इंडिया के कई जो मंदिर हैं, बड़े मंदिर, उसमें जब जो दान आता है, उस दान को जब वो गिनते हैं तो लाइव रिकॉर्डिंग होती है, पूरा लाइव ये कह सकते हैं रिकॉर्डिंग होती है, उसको दिखाते भी हैं। क्या उत्तराखंड में ये समितियां ऐसा नहीं कर सकती, जो दान आता है उसको करें और तुरंत बैंक में जमा कर दें? क्योंकि ये बड़े बड़े आरोप लगते हैं, कभी सोने का, पता नहीं क्या क्या आरोप लगते हैं, वो मैं नहीं जानता सत्य है झूठ है, लेकिन आरोप तो सामने आते हैं। क्यों आते हैं आरोप? कई बार पुरोहितों पे आरोप लग जाते हैं, कभी कुछ लग जाते हैं, कभी मंदिर समिति पे, कभी नेताओं पे। इससे बचने का एक तरीका है कि आया वहां पे बैंक की शाखाएं सभी जगह हैं, उन पे जमा कर दिया, और इतना पैसा कि इसका जितनी एफडी ही कर दे उसी से पूरे चल जाए। आप सवाल है कि संस्कृत के स्कूल क्यों चल रहे हैं? यहाँ तो विश्वविद्यालय भी खोले जा सकते हैं। उत्तराखंड में आखिर एक विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोल सकते इस मंदिर समिति? कैसे कैसे लोग उत्तराखंड के देहरादून में यूनिवर्सिटी खोल गए, वाइस चांसलर बन के घूम रहे हैं और कमा भी रहे। तो आप संस्कृत क्यों पूरा एक विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोल सकते? सिर्फ संस्कृत तक क्यों अटके हैं? एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोल देते? उत्तराखंड के बच्चे यूनिवर्सिटी इंजीनियर बन के जाएं। आईटी क्षेत्र में एक बार करीब 15 साल पुरानी बात है, एक मैंने खबर लिखी थी जिसमें एक रिसर्च हुई थी कि सबसे जो ज्यादा बच्चे आईटी सेक्टर में थे वो थे उत्तराखंड और बिहार के थे, और सबसे ज्यादा जो बच्चे क्षेत्र के हिसाब से यदि शहर में, वो दिल्ली क्षेत्र से, दिल्ली एनसीआर के थे। अब दिल्ली उत्तराखंड के लोग हैं, यानी यदि दिल्ली एनसीआर के सबसे ज्यादा लोग इंजीनियरिंग आईटी सेक्टर में जा रहे थे, और उनमें सबसे ज्यादा बच्चे कौन थे? उत्तराखंड और बिहार के थे। अब वो बच्चे यहाँ भटक रहे हैं। आप एक इस तरह का कॉलेज क्यों नहीं खोल सकते? आप जबरदस्ती वह एमए बीए की क्लासेस कर रहे हैं और वो सब बेरोजगारियों की फौज खड़ी हो रही है। आखिर सोचेगा कौन? ये पैसा आप क्या कर रहे हैं? इस तरह के उड़ाते पैसे रहेंगे। और एक और बता दूं,
एक प्रोफेशनल आदमी क्यों नहीं रखते कि जो मैनेजमेंट, आपका पैसा आता है उस पैसे का मैनेजमेंट करे, एक बढ़िया उसकी तनख्वाह दो। बहुत से लोग आपको IIM अहमदाबाद और कहीं से मिल जाएंगे जिस मैनेजमेंट करे इस पैसे को, कैसे इसमें या तो FD करे, क्या करे, या इसी में स्कूल जो अपने कॉलेज, मैं नहीं कर रहा तो शेयरबाजी में ना, आप इसी पैसे को मंदिरों में ही लगाएं, मंदिरों में ही सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए करें इनके जो श्रद्धालुओं के लिए। या फिर आप ये करें कि जो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोल सकते, आप संस्कृत की खोल दीजिए। विदेशों में एक बार यहाँ पे एक बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा था दिल्ली में, और ये कोई पहाड़ियों का ही नहीं था, एक दिल्ली के समृद्ध अलग समाजों के ही एक था। उसमें एक अमेरिका से व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि आप लोग संस्कृत पढ़ाए बच्चों को, बहुत बड़ी डिमांड है मंदिरों में पुजारियों की। कहाँ पे? ऑल ओवर वर्ल्ड में अब तो भारत से लोग बस रहे हैं, वहां पूजा नहीं करते क्या? तो वहां मंदिरों में तो चाहिए आपको संस्कृत पाठी। सिर्फ मैं नहीं करूँ तो ब्राह्मणी हो, वहां तो एक जगह पटेल पूजा करते हैं। तो उत्तराखंड के चाहे जो भी बच्चा है उसमें किसी भी कास्ट का, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शिल्पकार हो, जो उसको इस हिसाब से क्यों नहीं करते आप लोग? एक मंत्री की बेटी को आप दे देंगे, जो मंत्री खुद ही उसमें कितने कितने आरोप लगते हैं, उनकी बेटी को आप, अरे आप गरीब को कर दो निश्चित कि हम इस बार करेंगे कि जो गरीब लोग आते हैं दूर दराज से, भारत के विभिन्न हिस्सों से, उत्तराखंड के भी, उनको यहाँ पे रहने के हम 20,000 टेंट लगाएंगे, ये लोग यहाँ रहेंगे, ये मुफ्त में रहेंगे, गरीब आदमी, इनको यहाँ भंडारा लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, इसमें कोई मना नहीं करेगा। एक और करिए ना कि आप, जो बहुत से लोग कहते हैं कि मंदिरों में घुस नहीं देते थे, आप दलित भाइयों को, आदिवासियों को लाइए, उनको मंदिर में ले जाइए कि ये है हमारे मंदिर में ये जाते हैं, हमारे यहाँ तो सब जाते हैं, और उनके रहने का व्यवस्था कीजिए। गरीब लोगों का आप लाइए ना, आदिवासी क्षेत्र से हिंदू लोगों को, और वहां ले जाइए, आप व्यवस्था कीजिए, इस पर कोई ऐतराज नहीं करेगा। लेकिन मंदिर की बेटी को करेगा, खिलाएंगे तो ऐतराज तो होगा ही। इस तरह के मुद्दों पर उत्तराखंड के लोग न बोलते हैं, न सुनना चाहते हैं, न कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि विकेश नेगी जी ने एक RTI डाली। अब ये RTI तो सत्य है, इसमें तो कोई झूठ है नहीं, बाकी जो आरोप लगे उन पर तो सत्यता होनी चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, उनको ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो एक निष्पक्ष तरीके से समाज के लिए काम करे। इसकी बटरिंग उसकी बटरिंग करते रहेंगे तो हो गया मंदिर समिति का। इसलिए इस तरह के किस्से आएंगे, और ये बड़ा दुख होता है कि मंदिर समिति होते हुए भी यदि केदारनाथ धाम में कोई आदमी को पिटाई कर रहे, डंडा मार रही पुलिस, वो गलत है। चाहे वो किसी तरीके का व्यक्ति वहां रहे, चाहे वो श्रद्धालु है, चाहे वो रीलबाज है, चाहे वो पर्यटन के नाम पे आ गया, लेकिन आएगा तो मंदिर के द्वार पे, भगवान की शरण में है वो। आप किस, या कोई वहां कहीं एक फोटो आए कि वो दारू पी रहे, उनको समझा सकते हैं कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन आप डंडा कैसे मार सकते हैं? आप उतने लोगों को भेजिए क्यों है? यदि वहां की कैपेसिटी एक दिन में जाने की 5,000, 10,000, 15,000 जो भी है, उतनी भेजिए। बाकी को आप नीचे गौरी कुंड में या सोनप्रयाग या आगे जो है वहां क्यों नहीं रोक सकते? आप रुद्रप्रयाग में ही रोक दीजिए, श्रीनगर रोक दीजिए, ऋषिकेश में रोक दीजिए। मेन कहीं पॉइंट ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से भी चले जाएगा आदमी, रास्ते हैं, उतने क्यों नहीं भेजते? और कितने वापस आएगा वो क्यों नहीं है, फिर आगे भेजिए। ये कर नहीं रहा को व्यवस्था, ये मिसमैनेजमेंट है पूरी तरह से देखा जाए मंदिर समिति का। मंदिर समिति को लेकर पहले भी उंगलियां उठती रही हैं, अब भी उंगलियां उठ रही हैं, चाहे अध्यक्ष कोई भी रहा हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और गजब की बात यह है कि मंदिर समिति का दुर्भाग्य है कि पहले से जब चुनी सरकार आई, मैंने पहले कहा कि ND तिवारी जी के समय में भी नंदकिशोर नौटियाल जी को बनाया गया था। वो भले व्यक्ति थे, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, सब कुछ ठीक है, मैं उसमें बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो घोर कामरेड थे, नास्तिक व्यक्ति थे, और एक नास्तिक व्यक्ति को जो जिंदगी भर कांग्रेस को भी गाली देते रहे ये लोग, और बाद में तो खैर कांग्रेस के वो कम्युनिस्ट उठाने लग गए थे दरी, लेकिन जो व्यक्ति नास्तिक था उसको मंदिर समिति की कमान कैसे सौंप दी गई थी? ये खबर मैंने तब भी लिखी थी कि एक कॉमरेड के हवाले कर दी मंदिर समिति। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड में, राष्ट्रीय सहारा को देख लीजिए, इस खबर मैंने तब भी लिखी थी। आज भी मैं कह रहा हूं कि आखिर मंदिर समिति के ऐसे व्यक्तियों को क्यों दिया जा रहा है जो पूरे मन से, तन से, मन से डेडिकेशन उनका क्यों नहीं होता, एक समर्पण क्यों नहीं होता मंदिर के लिए? जब तक नहीं होगा तब तक इस तरह के नेता फोन करेगा कि मेरी बेटी आ रही है, और ऐसे। आमतौर पर एक शिकायत और आती है कि जब कोई VIP आ जाता है, यह VIP
पत्नियां, या खासतौर पर उत्तराखंड में चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, उनकी वो तो जाए तो फिर वही वीआईपी ट्रीटमेंट सब पीछे कर दिए जाते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नियां भी जाती है, साली भी जाती है, रिश्तेदार भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? एक बड़े उद्योगपति गए थे, उन समय भी बड़ा सब बंद क्यों कर देते? ठीक है, बुजुर्ग है, कुछ लोग को पीछे दरवाजे से कर लेते हैं, वो सब जगह होता है, चले इतना हो सकता है, होना भी चाहिए कि कुछ लोग जिनको बहुत जरूरी है इस तरीके, चलो थोड़ा बहुत हो सकता है, कुछ विशेष अधिकार समिति के पास भी होने चाहिए। मैं ये नहीं करूँ कि बिल्कुल सब, लेकिन पर्ची कटाने की जो बात आई वो भी गलत थी। पर्ची वैसे होता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पर्ची कटवाई या फिर अंदर गया, हो सकता है झूठा आरोप हो, मुझे नहीं लगता, लेकिन यदि है तो ये बातें क्यों आ रही है? मंत्रियों के रिश्तेदार, पुत्र पत्नियां, मामा चाचा साली वगैरह को आखिर वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? और एक और बात, मंदिर जो बद्रीनाथ धाम है, वहां पे लोग सुबह जब जाते हैं तो देखो वहां सुबह पे वहां भीतर पूजा करा रहे। मैं खुद गया था, मुझे ताज्जुब लगा कि वहां 5,000 7,000 की पर्ची कटवाते हैं और भीतर पूजा कर रहे थे। 8 बजे के बाद क्या आप मंदिर में ऐसे कुछ टाइम बाद भीतर गर्भगृह में जा सकते, नहीं तो दरवाजे से जाइए। मैं रात को भी गया, तब यही सुबह भी, यानी गर्भगृह तक नहीं जा सके। मेरा ये कहना है कि तो आपको पूजा करानी है तो बाहर पूरा कंपाउंड है, वहां पे करा दो, भीतर ही क्यों करवा रहे हैं? एक लाइन पे लगा आदमी घंटे भर से, और वो उसे बाहर से आप भगा दे रहे हैं। ये मंदिर समिति ऐसा क्यों कर रही है? जी, जिन लोगों की इतनी पुण्य इच्छा है तो वही सामने क्यों नहीं कर लेते लोग? ये भी तो है। और एक और बात, जो बद्रीनाथ धाम है, भारत में 2 ही जगह है, एक गया है और एक बद्रीनाथ धाम, जहां पे पिंड या पितरों के लिए पिंड प्रवाहित किए जाते हैं, पितरों की पूजा की जाती है। गया कितना प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, विश्व भर के लोग वहां जाते हैं अपने पितरों को पूजन के लिए, पिंडदान जो भी करें। बद्रीनाथ मंदिर समिति इसको क्यों प्रोफेशनली दुनिया के सामने रखती कि वहां पे भी एक शिला है जहां पे आप ये करा सकते हैं, मैं पिंडदान गया की तरह उससे कोई कम महत्व नहीं है। बिहार में है गया, बद्रीनाथ समिति इसमें कुछ कर ही नहीं। बद्रीनाथ मंदिर समिति बताती क्यों नहीं है कि लोग वहां मंदिर में भी आते हैं तो वहां भी तो जा सकते हैं, सामने ही है। तो इस वहां पे जो पंडे हैं वगैरह वो सब आप देखिए ना, वहां पे लोग कराते हैं, कोई ऐसा नहीं कि लेकिन उसको आप और करा सकते हैं। इन तमाम बातों के लिए आपको एक प्रोफेशनल आदमी रखना होगा जो इस मैनेजमेंट को पूरा देखे। अब एक ऐसे आदमी आप रख लेते हैं जो कभी किसी घोटालों में है, कोई किसी का दरी उठा रहा, कोई इसका आर्टिकल लिखता था किसी के लिए, ऐसे लोगों का मंदिर समिति के बनाएंगे तो ऐसा ही होना है। यदि आप प्रोफेशनल व्यक्ति को लाएंगे तो मंदिर समिति अच्छा भी काम करेगी, पारदर्शिता भी आएगी, और इस तरह की जो बातें हैं, कुव्यवस्थाएं हैं, ये नहीं आएगी। ये बात मंदिर समिति, उत्तराखंड सरकार, पर्यटन मंत्री, सबको देखना होगा। यह मुद्दा कैसा लगा जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आऊंगा इस तरह के ज्वलंत मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।